हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, अगर आप पिछले हफ्ते के शुरुआती दिनों तक देखें तो मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे और फ्रेश ऑल टाइम हाई भी रिकॉर्ड कर रहे थे। और इस तेजी की वजह क्या थी? तेजी की वजह यह थी कि लोगों को लग रहा था कि यूएस में इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रहा है और उन्हें लग रहा था कि फेड अब उतनी तेजी के साथ इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएगा। और अगर अब देखिए पिछली जो पॉलिसी यूएस फेड की रही उसमें बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंटरेस्ट रेट्स को जो है कम बढ़ाया गया, 0.50% या 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद बाजारों को बुखार क्यों लग गया? क्यों बाजार जो है फेड से डर गए और उनमें हमें पिछले 2-3 दिनों से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यूएस फेड चेयर ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मार्केट्स को बुखार आ गया। तो वो कहते हैं कि द इन्फ्लेशन डेटा रिसीव्ड फॉर अक्टूबर एंड नवंबर shows welcome reduction in the monthly pace of price increase. However, it requires substantially more evidence to give confidence that inflation is on a sustained downward path. तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, हम मान रहे हैं, लेकिन अभी हमें और एविडेंस को देखना है, तभी हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन अब परमानेंटली नीचे जा रहा है। तो आखिर यूएस में इन्फ्लेशन कितना ज्यादा कम हुआ है? तो अगर जून के आप फिगर्स देखें तो जून में इन्फ्लेशन था 9.1%, जो कि नवंबर में गिर के 7.1% हो गया। तो 2% का रिडक्शन हुआ और इसी की वजह से मार्केट काफी ज्यादा एनकरेजिंग था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गिरावट के बाद भी मार्केट क्यों नर्वस है? तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो फेड का इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% का है और इस वक्त जो है यूएस जो है 7% पर चल रहा है। तो अभी भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन को नीचे जाना है और इतना इन्फ्लेशन जो है आप देखिए 1-2 महीने के अंदर नहीं जा सकता है। और देखिए कोई भी जो ग्रोथ की फिगर्स होती हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है कि वो हमेशा एक पिछले क्वार्टर या पिछले मंथ या पिछले ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है और उसकी वजह से उसकी फिगर जो है कई दफ़े थोड़ा मिसलीड करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है पढ़ाई में फिसड्डी है और उसको पिछले साल 40% नंबर मिले थे और इस बार उसे 60% नंबर मिल गए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें जो है 50% का ग्रोथ उसमें देखने को मिल रहा है। वहीं जो स्टूडेंट बी है वो काफ़ी अच्छा पढ़ाई में है, उसके पिछले साल 80% नंबर थे और इस साल 85 नंबर जो है उसे मिले। तो स्टूडेंट बी का ग्रोथ अगर आप स्टूडेंट ए के साथ कंपेयर करेंगे तो वो आपको खराब लगेगा। तो यही चीज़ इन्फ्लेशन के साथ भी है। क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई होता जा रहा था, तो जब आप उसको अगले महीने के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें जो है ग्रोथ हमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो रही है। अगर आप इंडिया में भी देखिए तो हमारे इन्फ्लेशन के फिगर्स जो बड़े नॉर्मल से दिखते हैं, लेकिन जब बाजार में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि महंगाई क्या है। तो फिगर्स को छोड़िए, इन जनरल अगर आप देखिए, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड वाइड जो है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसी कई चीज़ें आप देखेंगे बाजार में जिसमें 25%, 50%, यहाँ तक कि 100% भी प्राइस के इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन किसी कंट्री, किसी इकॉनमी की प्रॉब्लम नहीं है, एक वर्ल्ड वाइड जो है ये एक बड़ा मॉन्स्टर बनता जा रहा है। और दोस्तों बड़ी बड़ी इकॉनमीज भी इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल नहीं कर पाई तो उनकी इकॉनमी एक ऐसे जो है भंवर में फंस गई जहां से उन्हें निकलने में सालों लग गए। और इसी बात का डर फेड और यूएसए को लगता है। तो फेड इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, उसने कहा है कि वो आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उसके जो बढ़ाने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती दिख रही है। अगर आप देखिए पिछले 4 साइकिल्स में फेड ने 0.75% या 75 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज किया, अब वो 0.50 का कर रहे हैं। अगर आप इस साल देखिए तो 2022 में उन्होंने अब तक 4.2% का इंटरेस्ट रेट वो अब तक बढ़ा चुके हैं। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी करेंसी भी लगातार कमजोर होती जा रही है। तो जब भी
जो है यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो वहाँ का डॉलर जो है स्ट्रांग होता जाता है, और जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज भी काफ़ी जो है उसके मुकाबले कमज़ोर होती जाती हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा रुपया भी कमज़ोर होता जा रहा है और अब हम 82, 83, और मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग अबव 80। तो अभी अगर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स देखें यूएसए में तो करीब 4.375% के आसपास हो सकते हैं, और अभी फेड का जो टारगेट है कि इसे बढ़ाकर 5.1 से ऊपर ले जाना है। तो काफ़ी एनालिस्ट लोग ऐसा मान रहे हैं कि 2023 के आधे साल तक, जून जुलाई तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। उसकी जो है रफ्तार कम हो सकती है, हो सकता है 0.5 से 0.25 हो जाए, लेकिन वो बढ़ते रहेंगे, और जून के बाद जो है जो अगले 6, 7, 8 महीने तक वो फिक्स्ड रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, और उसके बाद 24 में जाकर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं कम होना शुरू होंगे। तो 2023 जो है काफ़ी जो है चैलेंजिंग ईयर्स लोगों का मानना है, एनालिस्ट लोग का मानना है, इकोनॉमिस्ट लोग का मानना है कि 2023 जो है इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए 2022 से बुरा होगा या ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। तो जो रिसेशन का फेयर है वो सचमुच रियल है। अगर आप किसी भी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे वो आपको यही बताएंगे कि द फियर ऑफ रिसेशन इज रियल, और ऑलरेडी वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। कई कंपनीज आप देख रहे हैं, न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं तो वो ले ऑफ्स कर रहे हैं, हायरिंग पे फ्रीज लगा रहे हैं, अपने कॉस्ट को कट्स कर रहे हैं, बोनसेस को कट्स कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें इसका जो है काफ़ी ज़्यादा डर है कि अगले साल रिसेशन आएगा, और उसकी वो तैयारी अभी से कर रहे हैं। तो आप देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। अगर आप फैंग स्टॉक्स की बात करें यूएस में, जो कि एक स्टार होते थे, और जो है एक दौर था जब हर इन्वेस्टर उन स्टॉक्स को खरीदना चाहता था, अभी 1.5-2 साल पहले ही, अब उनकी हालत देखिए। अब देखिए फेसबुक में इस साल 67% का करेक्शन हो चुका है, गूगल में 37% का करेक्शन हो चुका है, अमेजॉन में 48% का करेक्शन हो चुका है, और हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि इनकी जो है मेजर जो डिपेंडेंसी होती है यूएस मार्केट्स में होती है, वहीं से ज़्यादा जो है इनको पैसा और इनकम आता है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो यूएस में जो रिसेशन होता है और इंडियन आईटी स्टॉक्स में जो गिरावट होती है, उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें डायरेक्ट कोरिलेशन मिलता है। मैंने खुद 2000 और 2008 के रिसेशन में देखा है कि किस तरीके से आईटी स्टॉक्स की हालत जो है में काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी रिसेंटली क्रेडिट स्विस ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उन्होंने कहा है कि आईटी स्टॉक्स में जो है रिसेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और उसके जो स्टॉक्स है 10 to 27% फ्रॉम हेयर इस लेवल से भी गिर सकते हैं। और ऐसा उनका कहने के पीछे एक और लॉजिक है। वो कहते हैं कि आईटी स्टॉक्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रीमियम पे या पे ट्रेड हो रहे हैं, और उन्होंने उसे कंपेयर किया है जो कोविड से पहले प्री कोविड 1 ईयर से कंपेयर किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ये स्टॉक्स अभी भी जो है 40% प्रीमियम पे चल रहे हैं, अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से भी ऊपर चल रहे हैं। और वहीं अगर आप निफ्टी को कंपेयर करें तो निफ्टी मात्र जो है 10 to 11% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो उनका कहना है, उनकी इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो आईटी स्टॉक्स, इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हैं, और इस रिसेशन के फियर की वजह से उसमें हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी आप रिसेंटली देखिए HCL टेक ने गाइडेंस दिया और उन्होंने कहा है कि हम अपने जो पिछले साल हमने गाइडेंस दिया था उसके हम लोअर बैंड को ही शायद मीट कर पाएंगे। तो इस रिसेशन का जो इम्पैक्ट अगर पड़ने वाला है, या इस रिसेशन के फियर का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज पर ही पड़ने वाला है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों ध्यान रहे कि आईटी सेक्टर का निफ्टी में करीब 15% का वेट होता है। तो अगर आईटी सेक्टर में हमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी तो इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। साथ में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं उनके जो रेवेन्यूज में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा अगले 1-1.5 साल तक, और रिसेशन भी उसका एक बड़ा रीज़न है। और इन जनरल जो
जो परचेसिंग पावर है लोगों की वो कम हो रही है और बिजनेस की डिमांड भी जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में वो पहले जैसा नहीं है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो भी देखें तो निफ्टी का जो ईपीएस है वो अगले 1 साल तक जो है 15% ही ग्रो कर सकता है बेस्ट केस सिनेरियो। क्योंकि आप देखिए आईटी और फार्मा की जो कंपनीज हैं उनकी डिपेंडेंसी तो यूएस मार्केट में होगी। अगर वहां पे रिसेशन आएगा तो उन कंपनीज के रेवेन्यूज तो बढ़ेंगे नहीं। बैंकिंग और फाइनेंस भी काफी हद तक जो है रिसेशन की वजह से इंपैक्टेड होते हैं, ऐसा हमने पास्ट में देखा है। तो इन जनरल अगर हम बाकी कंपनीज का ले लें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी की कंपनीज हैं उन पे भी अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर चलें तो हमें 15% से ज्यादा का निफ्टी के ईपीएस में अगले 1-1.5 साल तक ग्रोथ देखने को शायद नहीं मिल पाएगा। तो अभी निफ्टी का जो ईपीएस है वो 950 रुपीज के आसपास पड़ रहा है और हम 19 जो है पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल एवरेजेस से अभी भी हाई है। अभी भी हम प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, तो हम अभी भी नहीं कह सकते कि मार्केट्स आर चीप। तो मान लीजिए अब इसमें आपका 15% का ग्रोथ हमें ईपीएस में देखने को मिलता है अगले 1 साल में, तो जो ईपीएस बनकर आएगा वो 1090 का होगा। अब चूंकि आपका जो है इनकम उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है तो मार्केट हाई पीई मल्टीपल भी नहीं देगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पी मल्टीपल्स में गिरावट हो रही है। एक टाइम पर जो है 23-24 पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा था और अब हम 19 पर आ गए हैं, तो ये गिरता हुआ ट्रेंड भी आगे कंटिन्यू होने के चांसेस रहेंगे। तो मान लीजिए कि एक सिनेरियो लेते हैं कि 15% बेस्ट केस ग्रोथ होता है और ईपीएस 1090 हो जाता है और पीई मल्टीपल गिर के जो है 19 से 15 आ जाता है। इन दैट केस जो वैल्यूएशन बन के आती है वो 16,400 के आसपास की बन के आती है। अब अगर पीई जो है और गिर जाता है 13 तक आ जाता है तो वहां पर हम और भी नीचे करीब 14,000 के लेवल के आसपास वैल्यूएशन बनेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब रिसेशन आता है तो पीई मल्टीपल्स काफी ज्यादा गिर जाते हैं और हिस्टोरिकली हमने 10 से नीचे के पीईज भी देखे हैं। तो वैल्यूएशंस की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा वहां पर हमें कंफर्ट नहीं मिलता है। हमारी जो एक्चुअल वैल्यूएशंस हैं हम उससे ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। तो मार्केट्स जब चीप होता है तभी हमें बड़े क्वांटिटी में बाय करना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं। और जब एक्सपेंसिव होता है तो हमें बहुत ज्यादा चूजी होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूं कि आपसे मैंने पहले कई बार भी शेयर किया है कि इंडेक्स तो नई न्यू हाइस चल रहा है, ऑल टाइम हाइस को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक पोल भी किया था, उसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनके पोर्टफोलियोज लॉस में चल रहे थे और जिन लोगों के प्रॉफिट भी थे उन्होंने 2020 में ड्यू टू सम रीजंस पोर्टफोलियो बनाया था, वही अभी प्रॉफिट में है। जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में पोर्टफोलियो बनाए हैं चांसेस आर कि उनके पोर्टफोलियो लॉस में चल रहे हैं। तो इसका एक नतीजा ये हो रहा है कि लोग अपनी सिप्स को बंद कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक डेटा मुझे देखने को मिला, उस डेटा में ये कहा जा रहा है कि नए सिप्स भी बन रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से जो है पुरानी सिप्स क्लोज हो रही हैं वो नए सिप्स बनने से ज्यादा हैं। तो अगर हम 2020 की बात करें, जनवरी से नवंबर तक कंपेयर करें तो 10% के से थोड़ा ज्यादा जो है नए सिप्स रजिस्टर हुए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कितने सिप्स इस ड्यूरेशन में क्लोज हुए? 30%। तो ये जो रेशियो है कि ओल्ड सिप्स को क्लोज करने का और न्यू सिप्स को क्रिएट करने का वो इस वक्त काफी ज्यादा हाई चल रहा है। तो दोस्तों क्या आप भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो जो है नहीं बढ़ रहे हैं और उसी की वजह से आप भी क्या सिप्स को क्लोज कर रहे हैं? जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें भी आपका फीडबैक मिलता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।